चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो पढ़ेंगे सबसे पहले चुंबक क्या होता है। चुंबक क्या होता है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लौ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, चुंबक कहलाता है। और ये दिशा का भी ज्ञान देता है, क्योंकि जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, ठीक है। तो ये उसमें चुंबक के गुण होते हैं। चुंबक हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चुंबक एक प्रकार का काला पत्थर होता है जो पृथ्वी में खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, और ये इसका कोई आकार नहीं होता, बिल्कुल एक प्रकार का पत्थर होता है, ठीक है। और हम लोग ये जब कभी किसी लोहे को ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे तो वो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों पश्चात वो चुंबक बनने लगता है। वो लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, इसी को हम लोग चुंबक बोलते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। चुंबक ऐसे पदार्थ जो लौह धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं चुंबक कहलाते हैं, तथा इसमें दिशा सूचक का भी गुण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विद्युत चुंबक। ये कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? जब कोई लोहे का तार ले ले, ठीक है, कोई लोहे का तार ले लें और उसको किसी अचालक पदार्थ के ऊपर लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबक। तो जो हमारा क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जो हमारा चुंबक बन जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ये मान लीजिए ये कोई हमारा पदार्थ है, इसके ऊपर हमने ऐसे लपेट दिया और इसको हमने यहाँ से करंट दे दिया, तब यहाँ इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ऐसे। तो ये एक प्रकार का हमारा चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा। ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, ठीक है। तो क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। यदि किसी लोहे धातु के ऊपर विद्युत तार लपेट कर धारा प्रवाहित की जाती तो संपूर्ण लौह पदार्थ एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है तथा इसे ही विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी लोहे के धातु के ऊपर या चालक धातु के ऊपर विद्युत जो धातु के तार को लपेट कर, तांबे के तार को लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये जो धातु है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करना लगता है। ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। तो ये जो हमारा सिस्टम बनता है इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबक, ठीक है। अब विद्युत धारा को हटा लेने पर इसमें चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं चुंबकत्व क्या होता है। चुंबकत्व होता है लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। किसी चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबकत्व कहलाता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो वही अभी हमने बताया था, जब किसी लोहे की धातु के ऊपर तांबे के तार के कई फेरे लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो संपूर्ण जो पदार्थ है वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जबकि चालक तार के ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। एवं इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत धारा के लंबवत होती है और इसकी जो खोज है वो ऑस्टेड ने की थी, ठीक है। अगला पढ़ते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है? जब किसी बंद परिपथ को, यदि हमारा कोई परिपथ अगर बंद है, यदि जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स, ये मान लीजिए कोई हमारा परिपथ है, ठीक है, और ये बंद है, ठीक है, ये हमारा कोई परिपथ है, ये बंद है और इसमें हम चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें, ठीक है। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। इसके चुम्बकीय क्षेत्र मतलब इस चुंबक को हम इधर उधर घुमाएं, सापेक्ष गति करवाएं, या तो कुंडली को घुमाएं या चुंबक को घुमाएं, ठीक है। तो जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर चुंबक को इधर उधर करेंगे तो जो बल रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो इस बंद परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ लेते हैं। जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज 1831 में माइकल फैराडे ने की थी। अब पढ़ते हैं चुम्बकीय परिपथ। चुम्बकीय परिपथ क्या होता है? ऐसा परिपथ जिसमें चुम्बकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है चुम्बकीय परिपथ कहलाता है। मतलब ऐसा परिपथ जो मतलब बंद होता है और जिसमें विद्युत फ्लक्स मतलब चुम्बकीय फ्लक्स प्रवाहित हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं चुम्बकीय परिपथ, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारा जो परिपथ है, ये छल्ला है,
इसके ऊपर हमने तांबे के तार के कई फेरे लपेट कर बनाए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लिया इसमें n फेरे हैं। ठीक है, और इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, फाई है। तो लोहे के प्रवाहित होने का मान फाई, जो फ्लक्स है वो कितना गुजरेगा, फाई बराबर MMF अपॉन रिलक्टेंस। MMF को बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है, चुंबकत्व वाहक बल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, रिलक्टेंस इसको बोलते हैं प्रतिष्ठम्भ। जिस प्रकार से हम लोग विद्युत धारा के प्रवाह में एक प्रतिरोध होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में ये प्रतिष्ठम्भ होता है, रिलक्टेंस होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स की प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा सूत्र है ये बिल्कुल हमारे ओम के नियम के जैसा ही सूत्र है। ओम के नियम में विद्युत वाहक बल होता था और यहाँ पे MMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है, अगला पढ़ते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है। निरपेक्ष चुंबकशीलता का फार्मूला होता है म्यू बराबर, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला होता है B/H। तो इसी से हम इसकी डेफिनेशन देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B तथा H को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को निरपेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ की चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को निरपेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं। हाँ, इसका मात्रक होता है हेनरी पर मीटर। ठीक है, आप पढ़ते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष चुंबकशीलता किसे कहते हैं, किसी पदार्थ की वायु के सापेक्ष चुंबकशीलता को उसकी सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, या इसको एक और प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इसका फार्मूला होता है, फार्मूले से परिभाषित करेंगे म्यू बराबर म्यू m अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो किसी पदार्थ की किसी माध्यम की चुंबकशीलता तथा वायु या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं म्यू अपॉन म्यू जीरो। ठीक है, चुंबकत्व वाहक बल ये होता था MMF, इसको MMF से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करने में, ये चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करता है। ठीक है, MMF जैसे विद्युत परिपथ में EMF होता था जो विद्युत धारा का प्रवाह करता था, उसी प्रकार से यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है जो चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह करता है। ठीक है, तो क्या होता है, वह बल जो किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करता है या प्रवाहित होने का प्रयास करता है MMF कहलाता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहलाता है तथा यह विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के समान हो। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में EMF होता था, सेम उसी प्रकार मैग्नेटिक परिपथ में मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है। ओके, ठीक है, इसका मान क्या होता है, किसी चुंबकीय परिपथ का MMF चुंबकत्व वाहक बल फेरों की संख्या n तथा प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारी परिभाषा है MMF की। चुंबकत्व वाहक बल की परिभाषा क्या है, चुंबकीय परिपथ में चुंबकत्व वाहक बल कुंडली में फेरों की संख्या तथा धारा के गुणनफल को MMF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर पर टर्न होता है, एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, आप पढ़ते हैं प्रतिष्ठम्भ, ये हमारा होता है प्रतिरोध। जिस प्रकार से विद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है, सेम उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का जो विरोध करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिष्ठम्भ। ठीक है, रिलक्टेंस चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ स्वयं में चुंबकीय फ्लक्स की प्रवाह का स्थापना का विरोध करता है। यदि हम इसमें चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित कर रहे हैं तो कोई एक आदमी ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिष्ठम्भ। ठीक है, तथा यह स्वयं विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के समान होता है। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर टर्न पर वेबर होता है, जैसे हेनरी भी बोलते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर MMF अपॉन एस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर MMF अपॉन फाई। हम जानते हैं बी बराबर म्यू जीरो म्यू आर इंटू एच होता है और बी बराबर फाई अपॉन होता है, एच बराबर NI अपॉन L होता है। दोनों मान को इसमें पुट कर देंगे तो फाई अपॉन ए बराबर कितना आ जाएगा, म्यू जीरो म्यू आर इंटू NI अपॉन L। यहाँ से फाई का मान निकालेंगे, फाई बराबर आ जाएगा NI अपॉन 1 अपॉन म्यू जीरो म्यू आर L अपॉन ए। जो म्यू जीरो म्यू अपॉन L है इसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ। ठीक है, ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ। ये हमारा हो गया L, ये हमारा हो गया A। ठीक है, उपरोक्त सूत्र में MMF चुंबकीय फ्लक्स की स्थापना करता है एवं प्रतिष्ठम्भ चुंबकीय फ्लक्स की स्थापना का विरोध करता है, विद्युत परिपथ के समान होता है। ठीक है, हम इसकी तुलना करेंगे जैसे हमने उसमें करी थी
ये हमारा यहाँ पे ये रो विशिष्ट प्रतिरोध होता था, ये प्रतिरोध होता था, ये लंबाई होती थी चालक की और इसका क्षेत्रफल होता था। सेम उसी प्रकार यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स में ये हमारा प्रतिष्ठम्भ है, ये हमारा विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ है, ये लंबाई है और वही चालक का क्षेत्रफल। ठीक है, जहाँ पर 1/μ को विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ कहते हैं तथा यह विद्युत परिपथ की प्रतिरोधकता के समान होता है। इसका मात्रक मीटर पर हेनरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं पारगम्यता। पारगम्यता बोलते हैं चुंबकीय प्रतिष्ठम्भ के व्युत्क्रम को पारगम्यता बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को चालकता बोलते थे, सेम उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय प्रतिरोध अर्थात प्रतिष्ठम्भ के व्युत्क्रम को चुंबकीय पारगम्यता बोलते हैं। ठीक है, यह विद्युत परिपथ में चालकता के समान होता है तथा इसका मात्रक वेबर पर एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पढ़ेंगे। इसके 2 नियम थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम को हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ये इसका फार्मूला होता है D बराबर माइनस d∅e/dt। ये इसका फार्मूला होता है पहले का नियम का। ठीक है, इसका न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। और यह ठीक है, ये इसको हम लोग इसी से परिभाषित करेंगे। डी नहीं, यहाँ पे फाई होता है, फाई बराबर माइनस का d∅e/dt होता है फार्मूला, इसी से परिभाषित करेंगे। या जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। ये ई उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ये क्या है, d∅e/dt का है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, वही लिखा है। जब किसी बंद परिपथ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, तो ई बराबर वही फार्मूला माइनस d∅e/dt, इसमें फेरो संख्या n हो तो ई बराबर माइनस n∅/dt। ठीक है, लेंज का नियम क्या है? यही हमारा फैराडे का द्वितीय नियम भी है। लेंज का नियम क्या होता है? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है। जो धारा प्रवाहित होती है तो ये उसका विरोध करती है, जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसे ये लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या है? किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, जैसे अच्छा, लेंज का नियम किस पर आधारित है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग ने नियम बताया था, दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ की तीनों उंगलियों को लंबवत इस प्रकार, तीनों दूसरे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें तो तर्जनी उंगली, जो अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है उसे बोलते हैं तर्जनी उंगली, वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। ठीक है, और जो बीच वाली उंगली होती है मध्यमा, जिसको बोलते हैं, ये प्रेरित धारा आई की दिशा बताती है। तो जो अंगूठा होगा वो बल की दिशा, जिस बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है? जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत, तो उस कुंडली में स्वयं एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो उसके धारा परिवर्तन का विरोध करती है। इस घटना को स्वप्रेरण बोलते हैं, या आत्मप्रेरण, मतलब स्वतः ही प्रेरित होना, स्वतः ही मोटिवेट हो जाना। ओके, प्रोफेसर जोसेफ हेनरी द्वारा एक कुंडली गैल्वेमीटर जी कुंजी के नियतांक एक सेल में सरणी क्रम में लेकर एक प्रयोग किया गया, जो ये निम्नलिखित है। क्या किया गया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले तो कुंजी जब बंद थी, ठीक है, जब कुंजी बंद थी तब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तब कुछ भी नहीं था। जब कुंजी इन्होंने ओपन की तब एक धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, तो उसकी विपरीत दिशा में एक धारा आ गई जो प्रवाही धारा का विरोध करे, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेरित धारा। ठीक है, और जब कुंडली बंद की गई तो ये धारा वापस जाने लगी, तब भी वापस आ रही इसी की तरफ। अब ये बोल रही कि अब तुम जाओ भी ना। पहले तो जब आई थी तब उसका विरोध कर रही थी, और जब ये जाने लगी है, जब हमने स्विच बंद कर दिया, धारा वापस जा रही है, तो अब ये फिर से विरोध कर रही कि अब तुम जाओगी भी नहीं। ठीक है, मतलब हर प्रकार से, मतलब एक बार आ तो सकते हैं पर जा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या बताया था? जैसे ही परिपथ में लगी हुई कुंजी बंद करते हैं वैसे ही मुख्य धारा की विपरीत दिशा में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कुछ क्षणों में मुख्य धारा को अपने चरम मान तक पहुँचने नहीं देगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा है?
परंतु जब धारा चरम मान तक पहुंच जाती है तब ये प्रेरित धारा समाप्त हो जाती है। ठीक है, जब तक मुख्य धारा अपने चरम मान पर रहती तब तक प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, जैसे ही कुंजी खोलते हैं वैसे ही कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है जो मुख्य धारा घटने का विरोध करती है। अब यदि हम कुंजी बंद करने लगे तो ये वापस घटने का विरोध करने लगेगी। ठीक है, जैसे जब किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में किसी भी विद्युत द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व तो किसे कहते हैं? तो जो स्वप्रेरण गुणांक जो किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो n∅b होता है ये उस कुंडली में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लोग लाते हैं, तो n∅b बराबर Li को ही हम L को बोलते हैं हम लोग स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो L बराबर क्या आ गया n∅b/I। ठीक है, L क्या है? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, यदि I बराबर 1 ले लें और n तो L बराबर क्या आ जाएगा? n∅b आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है तो जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है इसको बोलते हैं क्या? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है ये स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस कुंडली में होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक है, फैराडे के द्वितीय नियम से हम क्या जानते हैं? ई बराबर हम बताया था n/d∅b/dt होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं और डी एन को अंदर ले जाते हैं, n∅b कर लिया अपॉन dt। ठीक है, n∅b की जगह क्या लिख सकते हैं? Li लिख सकते हैं। n∅b की जगह Ni लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमने बताया था n∅b बराबर Li, तो वही लिख लेंगे। तो E बराबर d_Li/dt। ठीक है, तो अब L को बाहर ले लेंगे, E बराबर L/di/dt। यहाँ से L का मान निकालेंगे, L का मान कितना आ जाएगा? L बराबर E/di/dt। यहीं से हम इसकी परिभाषा देंगे स्वप्रेरकत्व की। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, क्या बोलेंगे? यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, इसका मात्रक हेनरी या वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होता है। इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, ई का मान कितना होता है? mL2T-3 A-1 और T तो क्या आ जाएगा? L बराबर mL2T-2 A-2। ठीक है, अब देखते हैं अन्योन प्रेरण क्या होता है। अन्योन प्रेरण क्या होता है? जब किसी दो कुंडली, अब यहाँ पर कितनी कुंडली की बात आई है? दो कुंडली, एक ये कुंडली है, ठीक है, और एक इसकी बगल में ये कुंडली रखी है। ठीक है, अब यदि इसमें हम धारा परिवर्तन करें, यदि एक कुंडली में धारा परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा बहती है जो ये इसमें धारा परिवर्तन हो रहा है इसका विरोध कर रही है। मतलब एक प्रकार से ये खुद तो कुछ नहीं कर रहा है, अगर दूसरा कोई काम कर रहा है तो उसका विरोध भी कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है अन्योन प्रेरण। ठीक है, और दूसरे से प्रेरित हो रहा है। ठीक है, परस्पर समीप स्थित दो कुंडलियों में किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट 1 क्या है? किसी परिपथ में धारा का मान परिवर्तित किया जाता है तो प्राथमिक परिपथ में जिसमें विद्युत धारा प्रेरित होता है द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक है, जिसमें धारा प्रेरित होती है उसे हम लोग द्वितीय कुंडली बोलते हैं और जिसमें हम लोग धारा परिवर्तन कर रहे हैं उसे हम लोग प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या? जब प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित का मान बढ़ता है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा विपरीत दिशा में प्राप्त होती है। ठीक है, यदि हम धारा एक कुंडली में घटाते या बढ़ाते हैं तो दूसरी कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 तथा N2 हो तथा कुंडली में तथा प्रत्येक फेरे में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅1 व ∅2 हो तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1, तो जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है वो किसके समानुपाती होगी? दूसरी कुंडली में जो N2 ∅2 है, जो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो प्रवाहित धारा, क्योंकि जब I में परिवर्तन कर रहे हैं तब जाके दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे जो N2 ∅2 जब हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर M12 का मतलब पहली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा। तो यहाँ पे M12 का मान कितना आ जाएगा? M12 बराबर N2 ∅2 अपॉन
I1, ठीक है, क्योंकि I1 में परिवर्तन करें तो यहीं से हम इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं। यदि I1 बराबर 1 कर लिया जाए, यदि I1 बराबर 1 कर लिया जाए, यदि I1 बराबर 1 कर लिया जाए तो यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है तो दूसरी कुंडली में से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली में अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। यदि द्वितीय कुंडली में टी डेल्टा सी मतलब फ्लक्स घनत्व डेल्टा टी फाई टू हो तब हम लोग फिर से यहाँ से निकालेंगे E2 बराबर एन डेल्टा फाई टू अपॉन डेल्टा एन टी डेल्टा टी, ठीक है। अब यदि N2 फाई टू को डेल्टा के अंदर ले जाएं और अभी हमने बताया था N2 फाई टू M12 I1 के बराबर होता है, तो N2 फाई टू जगह क्या रख देंगे, M12 I1 रख देंगे, ठीक है। तो हमारा जो M12 का मान कितना आ जाएगा, M12 बराबर आ जाएगा M12 E अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि पहले में परिवर्तन करने से और यहाँ पे E2 आ जाएगा दूसरे में जो उत्पन्न होगा ना, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन गया। इसी पर यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय यदि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारी परिभाषा हो जाएगी। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है 1 मीटर पर सेकंड है तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण पहली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली में अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसका मात्रक भी हेनरी होता है, ठीक है, और फार्मूला वही उसका Ml2T-3 M-2 ये इसका विमीय सूत्र होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ये कहानी सुना दे, नहीं सुना, चलो हटाओ।